हेलो, राधे राधे, नमस्कार सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम क्लास 19 का रिवीजन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके टोटल सर ने बताए थे। 5 तरीकों से हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला है इसमें जन्म से। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा हो यदि कोई व्यक्ति तो उसे नागरिकता मिल सकती है। फिर 1 जुलाई 1987 में इसमें कुछ जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि उसके जो माता पिता हैं, यानी कि जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है। फिर 3 दिसंबर 2004 में जोड़ा गया, माता और पिता दोनों ही भारतीय नागरिक हों, या फिर या तो दोनों भारतीय नागरिक हों या फिर उन दोनों में से एक कोई अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है। फिर दूसरे प्रकार से हम किस तरह से भारत की नागरिकता ले सकते हैं, वो है वंशानुक्रम या फिर रक्त संबंध के आधार पर। ये कैसे? यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है और उसके पिता भारतीय नागरिक हों तो वह भारतीय नागरिक होगा। पिता पर विशेष ध्यान दिया गया यहाँ पर। ठीक है। फिर इसमें कुछ अमेंड किया गया, इसमें कुछ जोड़ा गया कि यदि माता या पिता दोनों में से ही कोई भारतीय नागरिक हो तो उसे हम भारत का नागरिक बना सकते हैं। ठीक है। फिर 3 दिसंबर 2004 को जोड़ा गया, 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। फिर है आपका पंजीकरण। तीसरा प्रकार क्या है कि पंजीकरण की सहायता से भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है। भारतीय मूल के विदेशी हो और उन्हें 7 वर्ष भारत में आवेदन से पूर्व रहना होगा। यानी कि अगर कोई भारतीय मूल का विदेशी है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष टुकड़ों में, यानी कि अगर वो 7 वर्षों तक भारत में लगातार रहा है लेकिन बीच बीच में अगर वो कहीं चला भी गया है, विदेश चला गया है किसी काम से 1-2 महीने के लिए, तो मैटर नहीं करेगा। 7 वर्ष के लिए वो यहाँ पर रहा है, आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आवेदन करने से पूर्व यानी कि रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व वह लगातार 12 महीने तक उसे भारत में रहना होगा और इन 12 महीनों के बीच में वो कहीं भी नहीं गया हो, भारत में ही रहा हो, तो उससे हम भारत की नागरिकता दे सकते हैं। ठीक है। फिर 4th जो पॉइंट है वो है देशीयकरण या प्रकृतिकरण के आधार पर हम किसी को भारतीय नागरिकता दे सकते हैं। कैसे? पहला है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो भारत घूमने आया, विदेशी व्यक्ति है, भारत घूमने आया, उसे भारत का जो रहन सहन है, भारत का कल्चर और भारत का जो भी चीज़ें हैं उसे पसंद आ रही हैं, यहाँ पर रहना चाहता है, वो अपनी इच्छा अनुसार भारत की नागरिकता चाहता है, तो उसे हम देशीयकरण के अनुसार उसे भारत की नागरिकता दे सकते हैं। ठीक है। विदेशियों नागरिकता देने का प्रावधान है इसमें। ठीक है, देशीयकरण या फिर प्रकृतिकरण में। फिर शर्त क्या है? शर्त ये है, उस देश में भी ऐसा ही प्रावधान होना चाहिए जहाँ का वह निवासी है, यानी कि उस व्यक्ति को नागरिकता तभी दी जा सकती है कि उस देश में भी सेम प्रावधान होना चाहिए जो हमारे भारत में है। ठीक है। फिर लिखा है सेकंड पॉइंट, आवेदन से पूर्व लगातार 12 महीने तक उसे भारत में निवास करना होगा तथा इससे पहले 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में रहा हो। 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में रहा हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट शर्त ये होगी कि सही चरित्र हो उसका और उसकी इच्छा अनुसार ही कि वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, उसकी इच्छा होनी चाहिए। फिर क्या है अगली शर्त? अगली शर्त है कि 8वीं अनुसूची है ना, 8वीं अनुसूची की जितनी भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा का उसे ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। और फिर संविधान में निष्ठा की शपथ उससे दिलाई जाती है कि भारतीय जो संविधान है उसके प्रति अपना निष्ठा भाव रखेगा, संविधान का कभी भी अनादर नहीं करेगा। अगर वो ये शर्त पूरी कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। फिर सर ने बताया था अगर कोई बुद्धिजीवी पर्सन है, कोई अच्छी पर्सनैलिटी है जानी मानी, तो उससे भारतीय नागरिकता के लिए क्या इतने सालों तक रहना पड़ेगा भारत में? तो सर ने बताया था नहीं, अगर वो व्यक्ति ऐसा है, बुद्धिजीवी है, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, विश्व शांति के क्षेत्र में, मानव प्रगति के क्षेत्र में, साहित्य दर्शन के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में अगर इनमें से किसी भी क्षेत्र से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो उससे भारत की नागरिकता तुरंत मिलने का प्रावधान है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल सर ने बताया था एहनान सामी। फिर नेक्स्ट जो 5वां पॉइंट है, अर्जन क्षेत्र द्वारा भारत की नागरिकता दी जा सकती है। कैसे? जिस क्षेत्र को भारत के राज्य क्षेत्र में मिला लिया हो, जैसे सिक्किम है, गोवा है, पुडुचेरी है, अगर इन क्षेत्रों को भारत में मिला लिया है और इसी प्रकार से और भी कोई क्षेत्र अगर भारत में मिला लिया जाता है इन फ्यूचर,
तो वहाँ के जितने भी निवासी होंगे उन्हें तुरंत भारत की नागरिकता मिल जाएगी। एक आदेश के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें तुरंत नागरिकता जो है वो दी जा सकती है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार थे नागरिकता को प्राप्त करने के। अब कितने तरीके हैं जिससे नागरिकता समाप्त भी हो जाती है? तो वो 3 तरीके के हैं। 3 तरीके हैं जिनसे वो भारत की नागरिकता है वो समाप्त हो सकती है। पहला है स्वेच्छा से त्याग। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से ही त्याग कर देता है तो उससे भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, या मेल हो या फीमेल। लेकिन अगर मान लीजिए पति पत्नी है और उनसे कोई बच्चा जन्म लेता है, वो नाबालिग बच्चा है, तब तक तो जो उसकी नागरिकता है वो उसकी नागरिकता जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब वो थोड़ा समझदार होता है, बच्चा जब थोड़ा समझदार होगा, बड़ा होगा, तो उससे उससे पूछा जाएगा, उसकी इच्छा जानी जाएगी, क्या आप भारत की नागरिकता चाहते हो या फिर कोई और देश की। बच्चा जो इच्छा अपनी जाहिर करेगा उसे उसके अनुसार उसकी नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, फिर एक पॉइंट है कि युद्ध के समय कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता को त्याग नहीं कर सकता अपनी इच्छा अनुसार भी। अगर युद्ध हो रहा है भारत से किसी और कंट्री का, तो उस समय वो भारत की नागरिकता को त्याग नहीं कर सकता। दूसरा जो पॉइंट है वो है समाप्ति या निरसन के आधार पर। अन्य देश की नागरिकता अगर किसी व्यक्ति ने ग्रहण कर ली है तो स्वतः ही उसकी जो नागरिकता है भारत की वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो है वंचित होना। सिर्फ ऐसे लोगों को वंचित किया जा सकता है जो देशीयकरण तथा पंजीकरण से भारत की नागरिकता जिन्होंने ली हो। देशीयकरण पंजीकरण से कौन व्यक्ति ले रहे थे भारत की नागरिकता? वो व्यक्ति, वो विदेशी जो भारत में घूमने आए हैं, भारत का कल्चर उन्हें अच्छा लग गया तो वो यहाँ पर रुक गए। लेकिन अगर कुछ दिनों बाद अगर ये पाया जाता है कि वो व्यक्ति सही नहीं है, फर्जी दस्तावेज के थ्रू यहाँ आया था और शत्रु राष्ट्र से संबंध है उसके, 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा मिलने के बाद 5 वर्ष में ही, 5 वर्ष के अंदर, यानी कि जब उसे नागरिकता मिली उसके 5 वर्ष के अंदर ही अगर उसे 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा मिल गई है, ठीक है, 7 वर्ष बाहर रहने गया है बिना इजाज़त के, और संविधान का अगर उसने अनादर किया है, तो ये कुछ शर्तें हैं। इनके अनुसार अगर उस व्यक्ति ने किसी भी बात का उल्लंघन किया है तो उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, फिर सर ने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। NRI क्या होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियन। ये क्या होते हैं? ये भारतीय नागरिक होते हैं, इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है और ये 182 यानी कि 182 दिनों के लिए विदेश में रहते हैं वीज़ा पर। सर ने दोनों में डिफरेंस बताया था, पासपोर्ट और वीज़ा। पासपोर्ट एक तरीके से हम जब किसी कंट्री में जाते हैं तो पासपोर्ट की ज़रूरत होती है वहाँ अपने देश से दूसरे देश में जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर रुकने के लिए हम कितने दिनों तक वहाँ पर रुक रहे हैं उसके लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये भारतीय नागरिक होते हैं और विदेश में रहते हैं किसी कारणवश, या कोई जॉब कर रहा हो विदेश में। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पासपोर्ट अधिनियम भारत में प्रवेश के लिए आता है 1920 में। पासपोर्ट एक्ट 1967 में आता है और फॉरेनर एक्ट 1946 में आता है। फिर एक कॉन्सेप्ट बताया था सर ने, PIO क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये भारतीय नागरिक नहीं होता, ये भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, ये कार्ड जो PIO कार्ड है ना, ये 2002 में जारी होता है। ठीक है, फिर सर ने बताया था OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये क्या होते हैं? समुद्र पारीय नागरिकता। ये किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? ये सिर्फ एक दर्जा है एक प्रकार का, 2003 से प्रारंभ होता है। OCI के लिए एलम सिंघवी समिति का गठन किया गया था। कौन सी समिति का? एलम सिंघवी समिति का गठन 2000 में होती है गठित। फिर क्या हुआ? 2002 में इसकी रिपोर्ट आती है और 2003 से ये जो प्रक्रिया है ये शुरू हो जाती है। 2005 से सभी देशों के OCI बन सकते हैं। अपवाद क्या है? पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर बाकी किसी भी कंट्री के साथ ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर है यदि OCI कार्ड है तो अगर किसी व्यक्ति के पास ये कार्ड होता है तो उसे कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती हैं तो देख लेते हैं। पहली जो फैसिलिटी है वो निवेश, इन्वेस्टमेंट में उस व्यक्ति को छूट मिलती है। दूसरा, विदेशियों की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा उसके साथ। जैसे सर ने एग्जांपल दिया था, अगर कोई टूरिस्ट भारत में आता है, विदेशी टूरिस्ट है, तो भारतीय नागरिक का टिकट किसी भी प्लेस को घूमने का और विदेशी व्यक्ति का टिकट, दोनों के जो पैसे हैं उनमें डिफरेंस होगा काफ़ी। ठीक है, तो अगर किसी के पास OCI कार्ड है तो उससे वो पैसा, अधिक जो पैसा है वो नहीं लिया जाएगा। आजीवन वीज़ा एक्सेप्शन केस रिसर्च शोध, उसके पास जो आजीवन वीज़ा होगा
ठीक है। अगर OCI कार्ड है तो उसके पास आजीवन वीज़ा होगा, उसके पास जीवन भर के लिए। लेकिन यहाँ पर अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि अगर वो व्यक्ति किसी रिसर्च काम के लिए यहाँ पर आता है, शोध कार्य के लिए यहाँ पर आता है, तो फिर उसके पास ये जो फैसिलिटी है वो नहीं होगी। ज़मीन नहीं खरीद सकता वो व्यक्ति, ठीक है, ज़मीन नहीं खरीद सकता भारत में आकर। फिर है FRO, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस। वीज़ा को बार बार रिन्यू नहीं कराना होता, ठीक है। 5 वर्ष तक OCI जो कार्ड है तो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अगर उसके पास 5 वर्ष हो गए हैं, OCI कार्ड उसके पास है 5 वर्षों से, तो वह भारत की नागरिकता के लिए भी आवेदन कर सकता है। फिर सर ने बताया था CAA 2015, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015। POI और OCI का विलय हो जाता है 2015 में, ठीक है। और फिर लिखा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जब आया, तो ये कब आया था? 11 दिसंबर 2019 को पारित होता है और 10 जनवरी 2020 को इसे लागू किया जाता है। और कहाँ पर लागू नहीं हुआ था? तो ये जो हमारी छठी अनुसूची है उसमें जो स्टेट आते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं, यहाँ पर इसे लागू नहीं किया गया था। इसमें 3 मेन विवाद थे। विवाद के कारण क्या थे? अवैध प्रवासी की परिभाषा में संशोधन हुआ था। अब तक हमने जो अवैध प्रवासी की परिभाषा पढ़ी थी उसमें क्या था? बिना पासपोर्ट के अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो अवैध प्रवासी माना जाएगा। वीज़ा की समय सीमा पूरी हो चुकी है फिर भी वो भारत में रह रहा है तो वो अवैध प्रवासी माना जाएगा। अब तक तो यही पढ़ा था। लेकिन फिर इसमें संशोधन ये हुआ कि यदि वह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन है, अगर इन धर्मों से वो संबंध रखता है और 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे तो वे अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे, ठीक है। और जो CAA 2019 है इसमें 3 देश और 6 धर्मों की बात करी गई। 3 देश कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो विवाद का कारण था वो ये था, देशीकरण द्वारा नागरिकता के प्रावधान में संशोधन किया गया। इसमें क्या संशोधन हुआ? इसमें हुआ कि जो 3 देश और 6 धर्म है ना, अब 5 वर्ष निवास करना होगा उनको और भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उन्हें 5 वर्षों तक भारत में निवास करना होगा, ठीक है। जो 6 धर्मों के बारे में हमने पढ़ा ऊपर, उनकी बात हो रही है। फिर OCI कार्ड जो है निरस्त करने में भी संशोधन हुआ। कानून के उल्लंघन पर OCI कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी और जो लोग कह रहे थे कि आर्टिकल 14 जो हमें समानता का अधिकार देता है और आर्टिकल 15 जो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा ऐसा हमें प्रावधान देता है भारत का संविधान, तो क्यों इसमें जो 6 धर्म रखे गए उनमें मुस्लिम को नहीं जोड़ा गया? तो सर ने बताया था ये जो आर्टिकल हैं ये भारतीय संविधान में है और भारतीयों के लिए हैं। वो हमने जो बात करी थी अभी संशोधन की, वो बाहर की 3 कंट्रीज़ के लिए थी। तो बाहर की 3 कंट्रीज़ की बात हो रही थी। वहाँ पर वो जो धर्म है, हमने 6 धर्मों की बात की थी, वो अल्पसंख्यक है वहाँ पर। तो अल्पसंख्यक समुदाय होने के कारण उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, ठीक है, उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। इसलिए उन धर्मों के लिए ऐसा जो प्रावधान है वो लाया गया, ठीक है। फिर NPR सर ने एक कॉन्सेप्ट बताया था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। इसमें सभी निवासी होंगे, नागरिक हों चाहे वो, चाहे शरणार्थी हों, चाहे विदेशी हों या अवैध प्रवासी हों, सबको इसमें रखा गया, ठीक है। पहली बार 2010 में ये तैयार किया जाता है और अपडेट 2015 में होता है। 2013 से 14 में 118 करोड़ जनसंख्या का जो डाटा है उसको कलेक्ट किया गया, ठीक है। और डाटा कैसा था? सभी जो 6 माह से भारत में हैं उन व्यक्तियों का डेटा था। अगले 6 माह की रहने की इच्छा रखते हैं उन व्यक्तियों का डेटा था। उस डेटा में क्या क्या था? इनका नाम था, इनकी जन्मतिथि थी, शिक्षा, व्यवसाय, लेकिन आधार कार्ड को नहीं लिया गया था, आधार कार्ड नहीं था उसमें, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट सर ने बताया था, NRC क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। ये क्या होता है? असम 1980 में एक छात्र आंदोलन होता है। अवैध प्रवासी 50 लाख से ज़्यादा जो बांग्लादेशी हैं वो असम में प्रवेश कर जाते हैं, अवैध प्रवासी। अब अवैध प्रवासी अगर भारत में आएंगे किसी भी कंट्री से, पड़ोस के हमारे देश से, तो भारत में जो व्यवसाय है वो कम होगा, लोगों को दिक्कतें होंगी, जो भारतीय नागरिक हैं उनको होगी।
तो इसलिए असम समझौता होता है 24 मार्च 1971 तक। प्रवेश भारत में अगर कर गए हैं, ठीक है, 1951 से 61 तक उन्हें पूर्ण नागरिकता दी जाएगी, लेकिन 1961 से 1971 तक जो व्यक्ति आए हैं वोट का अधिकार नहीं दिया जाएगा उन लोगों को, ठीक है। जो असम समझौता है वो 15 अगस्त 1985 को होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास का रिवीजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।